नमस्कार दोस्तों, सरकारी जरूरत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम, जिस एग्जाम से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूट होते हैं, उस एग्जाम की आज हम बहुत ही डिटेल में स्ट्रेटेजी देखेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ पिछले साल के सीएपीएफ टॉपर मतलब विनय कुमार सर है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 160 हासिल की थी। दोस्तों, मैं इस चीज की आपको गारंटी दूंगा कि ये वीडियो आपके सीएपीएफ प्रिपरेशन में वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, इसके आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए आपकी बुक लिस्ट क्या होगी, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसके साथ साथ हम बाकी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं, आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, और एट द एंड विनय सर आपको एक मोटिवेशनल चीज भी बताएंगे। तो वीडियो आपको डेफिनेटली एंड तक देखना होगा। दोस्तों, एक्चुअल स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में पूरा एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, ताकि जो चीज आपको विनय सर बताएंगे वो आपको 100% ग्रैस्प होंगी। इस एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इन फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट इस पोस्ट के लिए रिक्रूट होंगे। और ये क्लास 1 पोस्ट है, और आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये पोस्ट एसीपी के इक्विवेलेंट है। तो डेफिनेटली आपको पोस्ट के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पैटर्न देखेंगे। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होती है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज होगी रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, और थर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस एग्जाम में एसएसबी इंटरव्यू आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको सीडीएस एग्जाम के साथ कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। सीडीएस एग्जाम में आपको मैथ्स और जीके ये डिफरेंट पेपर्स होते हैं, लेकिन सीएपीएफ एग्जाम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट नाम का एक पेपर होता है, जिसमें आपको मैथ्स और जीके इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन का ब्रेकडाउन भी देख सकते हो, तो आपको वेटेज का भी थोड़ा नॉलेज यहां से मिल जाएगा। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसे अक्सर लोग सिविल सर्विसेज के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इजी होता है अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो इस पेपर में एग्जैक्टली क्या होता है आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। प्रीसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी पेपर 1 और पेपर 2 की चीजें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी होगी, और आप पेपर 1 में किस तरीके से मास्टर बनोगे, ये हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आप सीडीएस या फिर एफकेट के रिटर्न एग्जामिनेशन में 90% भी अगर स्कोर करते हो, तो भी आपको यह अश्योरेंस नहीं होता कि आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करोगे या नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सीएपीएफ एग्जाम में रिटर्न एग्जामिनेशन में ही अच्छा स्कोर करते हो, तो आपकी ओवरऑल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ये कंप्लीटली आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, इस एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के अंडर और डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे। सीएपीएफ एग्जाम रिगार्डिंग इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं पहले ही 3 वीडियोस बना चुका हूं और 4 से 5 ब्लॉग्स भी बना चुका हूं इसके ऊपर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो भी चेक कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट सिलेबस, चैप्टर वाइज वेटेज, लास्ट 5 ईयर कट ऑफ एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। और टॉप कमेंट में आपको इस वीडियो की टाइमलाइन भी बता दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप वहां तक डायरेक्टली स्किप कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे हमारी आज की डिटेल स्ट्रेटेजी। सर, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार। मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई सीएपीएफ एसी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 160 के साथ सिलेक्शन हासिल किया। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ टिप्स दूंगा सीएपीएफ एस्पायरेंट्स को, जो कि उनको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेंगी और उनकी बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी दूर होगी। सर, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम एग्जैक्टली क्या है ये थोड़ा बताना। और बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ही क्लियर करते हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये थोड़ा डिटेल में बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सीएपीएफ एग्ज़ाम क्या है। देखिए, सीएपीएफ एग्ज़ाम के द्वारा जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर्स।
उनका अपॉइंटमेंट असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे होता है 5 अलग अलग फोर्सेस में। वो हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के नेचर की। देखिए, लोगों की परसेप्शन क्या है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जैसी है और इस एग्ज़ाम को सिविल सर्विस एस्पायरेंट ही क्लियर करते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जी, बिल्कुल कुछ हद तक इसकी प्रिपरेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह है, बट ये ऐसा नहीं है कि इसको सिविल सर्विस एस्पायरेंट ही क्लियर करते हैं। उनको भी लास्ट टाइम में कम से कम 1 या 2 महीने इसकी डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है, इसके पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है अगर वो सीएपीएफ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। सो सभी वो स्टूडेंट्स जो कि वर्दी वाली जॉब के लिए जुनून रखते हैं, वो सभी डिफेंस सर्विस एस्पायरेंट जिन्होंने बहुत सारी एसएसबी दी बट किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत फेलियर्स आ गए एसएसबी इंटरव्यूज़ में, तो उनको मैं कहना चाहूँगा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम देना चाहिए और इट इज़ नॉट वेरी टफ। आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं विद प्रॉपर डेडिकेशन, विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क। अब बात करता हूँ इस एग्ज़ाम के स्टेजेस की। देखिए, इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज रिटन होती है, दूसरी स्टेज फिजिकल एंड मेडिकल एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। सर, यूपीएससी सीएपीएफ का जो पेपर 1 होता है उसकी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए और उसके लिए कुछ बुक लिस्ट भी बताना ताकि एस्पिरेंट्स की हेल्प हो। सो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द रिटन पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है। पेपर 1 में 125 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, प्लीज़ डू रेफर प्रीवियस पेपर। आप इस सीएपीएफ के जो प्रीवियस पेपर उनको रेफ़र कीजिए, उसको समझिए किस जोन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस डेप्थ के आते हैं। सो आप जब पढ़ रहे हो तो आप फिल्टर आउट कर सको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बिकॉज सब चीज़ नहीं पढ़ना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। जो चीज़ पढ़ना है उस पर फोकस रहिए। तो इस पेपर में मैं थोड़ा बहुत सोर्स बताऊंगा जो मैंने यूज़ किए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। स्टार्टिंग विद हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैंने उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था। राजीव अहीर सर की बुक है, बहुत अच्छी है। एंड एंशियंट एंड मेडिवल के लिए मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी, एंड तमिलनाडु एनसीईआरटी भी होती हैं, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने पढ़ी थी। अगर टाइम परमिट करता आप भी पढ़िएगा वो। देन आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की आती है, हिस्ट्री सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आती है, नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी 11th 12th रेफर कर सकते हैं। जिनको मुश्किल लगती है ज्योग्राफी, वो क्लास 6 to 10th पहले पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जीसी लियोन बुक पढ़नी चाहिए, और एटलस आती है एक, एटलस ज़रूर रखिए अपने पास, स्टैंडर्ड एटलस। जो भी आप करंट अफेयर्स में प्लेस देख रहे हैं वो ज़रूर मार्क कीजिए उसमें, उसके आसपास की जगह नोटिस कीजिए, कंट्रीज़ नोटिस कीजिए, आसपास के ओशियन, स्ट्रेट्स, मिनरल्स क्या मिलते हैं वहाँ पे, ये चीज़ें ज़रूर नोटिस कीजिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक रेफ़र की थी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें, और लगभग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत से। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। क्लास 12 की जो है मैक्रो एंड माइक्रो, इसमें थोड़ा सिलेक्टिव पार्ट पढ़िएगा, इसलिए मैं बोल रहा था आपको प्रीवियस पेपर देखिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आया, ताकि आप उसी जोन के क्वेश्चन उठा के पढ़ सकें, राइट। और इसके अलावा आप अगर और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो रमेश सिंह बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, वो पढ़ सकते हैं, बट वो थोड़ी बल्कि है। अगर अभी आप इस ये अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आपने पढ़ी नहीं है तो आई वुड रेफर यू टू गो फॉर दिस बुक।
आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं कुछ चैनल्स ने, आप वो देख सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस डाल रखे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं वो डाल रखी हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। देन इसके अलावा बात करता हूँ मैं साइंस की। साइंस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 8th 9th 10th की। ये आपके क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करवा देगी, और है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी 11th और 12th से भी आते हैं, बट ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी पढ़नी, टफ है 11th 12th की साइंस। सो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बट कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे कम है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और बेनिफिट थोड़ा कम होगा। सो अगर आपको टाइम परमिट करता है देन ओनली यू गो फॉर दिस 2 बुक्स 11th 12th। अदरवाइज 8th 9th 10th की आप साइंस पढ़िए। इसके अलावा इसमें जैसे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके सराउंडिंग्स में, क्या क्या हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, उससे रिलेटेड साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक राज्यसभा टीवी पे एक प्रोग्राम आता है साइंस मॉनिटर, आप वो देख सकते हैं, उसमें रिसेंट के डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जाती है, तो वो ज़रूर देखिए। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर पार्ट। आप करंट अफेयर पार्ट के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स भी ज़रूर बनाइए। आप इसके अलावा कोई मैगज़ीन रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, ठीक। करंट अफेयर की इसके अलावा मैं बात करूँगा, आप न्यूज़ ज़रूर सुनिए। राज्यसभा टीवी की न्यूज़ आती है, मैं सुनता था। इसके अलावा एक न्यूज़ ऑन AIR.com है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, ये सुन लीजिए। अगर आप और कुछ काम कहीं बिजी हो गए या फिर नॉर्मली आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, राज्यसभा टीवी नहीं देख पाए, तो इट इज़ ए गुड ऑप्शन। ये अप्रॉक्स 14-15 मिनट की होती है, तो आप ये न्यूज़ सुन सकते हैं। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए और नोट्स को रिवाइज ज़रूर करते रहिए टाइम टू टाइम, अदरवाइज माइंड से एवापोरेट हो जाएगा सर। सो इसके बाद एक पार्ट बढ़ जाता है, दैट इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी। ये पार्ट बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको मुश्किल लगती है तो। इस पार्ट्स में आता है आपका मेंटल एबिलिटी में, जैसे मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी DI डाटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग। तो जिनकी मैथ्स कमज़ोर है मैं उनको कहूँगा जो प्रीवियस पेपर में पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उस जोन से आप तैयारी कीजिए, जैसे परसेंटेज के आते हैं, इसमें स्पीड डिस्टेंस के आते हैं, तो वो देखिएगा, उससे रिलेटेड आप सिलेक्टिव तैयारी कीजिए। जिनको मैथ्स मुश्किल लगती है तो उसकी तैयारी के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं मैथ्स की, और अगर आप यूट्यूब भी यूज़ करना चाहें तो जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं उस टॉपिक के लिए, ताकि आप ये पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ये एक पार्ट नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। हाँ, अगर आपका टाइम लग रहा है इसको अटेम्प्ट करने में, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूपीएससी टफ सेट कर देती है इसमें से। जैसे लास्ट ईयर 2018 में थोड़ा सा मुश्किल आया था मैथ्स पार्ट, तो उसमें ज़्यादा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। कुछ मुश्किल लग रहा है तो उसको सेकंड राउंड में देखिएगा। हाँ, इसको मैं पेपर को अटेम्प्ट करने का थोड़ा तरीका शेयर करूँगा। इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए 3 राउंड में, जैसे मैंने किया था। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी जो कहे वो ठीक है। मैं 3 अटेम्प्ट में करता था, 3 राउंड में, सॉरी। सो फर्स्ट राउंड में आप जो श्योर शॉट हो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, उसको फिर अपने बबल्स भर लीजिए आंसर शीट में, काउंट कीजिए। आपको इसमें टारगेट लेके चलना है 120 नंबर लाने का, 125 तक, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, राइट। सो उस हिसाब से आप देखिए कि पहले राउंड में आपके कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, और पहले राउंड में आपने अटैम्प्ट करते वक्त जो डाउट होते हैं 50% के, उस पर सर्कल कर लीजिए, ताकि आप सेकेंड राउंड में उसको पॉइंट ऑन कर सको, सोच सको, उसका आंसर ट्राई कर सको। तो सेकेंड राउंड में जो आपने अटैम्प्ट किया फिर उसको बबल कर लो। थर्ड राउंड में आप देखिए कि आप कितने टारगेट से कम रह पा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, राइट। आपको मान के चलना है 120-125 तक नंबर लाने हैं, तो उस हिसाब से आपने कितने गेस लिए हैं, कितने श्योर शॉट हो, उस हिसाब से आप आंसर कीजिए इस पेपर को। कोई मुश्किल नहीं होगी, आसान है।
पेपर 1 अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपका पेपर 2 चेक होगा। ये इस एग्ज़ाम की थोड़ी डिफरेंट बात है कि अगर आपका पहला पेपर क्लियर होता है तभी सेकंड पेपर आपका चेक होगा। ऑल्दो दोनों पेपर सब देते हैं, सब पहले दिन जो डे 1 एग्ज़ाम है इसका, जिसमें दोनों पेपर देते हैं सब, बट सेकंड पेपर उसी का चेक होता है जिसने पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो। सो अच्छे से दीजिए, इसमें हर नंबर मैटर करता है, ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिए। सर यूपीएससी सीएपीएफ का जो पेपर 2 है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं और थोड़ा डर भी होता है। तो सीएपीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए? Talking about paper 2, which is General Studies, Essay and Comprehension. This paper is of 200 marks and 3 hours will be given to you for this exam. And this paper is divided into 2 parts. First is essay and second one consists of comprehension, précis writing, report writing, counter argument and grammar part. So first one, that is essay. See, in this essay, this play a major role in your score. The essay, if you see the syllabus, see, initially I've also talked about it that you must first refer the previous paper and syllabus. If you refer the syllabus, you will come to know about what kind of essay topics are coming. It is mentioned there that it is based on the topic like modern India, economics, polity, geography, internal security and something like that. Okay, so if you focus on these topics, आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको न्यूज़पेपर से ऐसे की तैयारी करनी है। न्यूज़पेपर से कैसे? आप एडिटोरियल पढ़िए। और अब आप ये बोलेंगे कि इतने सारे एडिटोरियल हैं, सब पढ़ें क्या? नहीं, सब नहीं पढ़ना। इसलिए मैंने बोला आप प्रीवियस पेपर देखिए एंड सिलेबस देखिए। व्हाट दिस पेपर इज डिमांडिंग यू शुड नो फर्स्ट, देन ओनली यू कैन सेलेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट। जो टॉपिक्स दिए हैं, जो डोमेन दिया है सिलेबस में और जो प्रीवियस पेपर से आपको समझ आ रहा है, उस तरीके के एडिटोरियल समझिए, उनको पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए ताकि वो आपको लास्ट टाइम में काम आ सके रिवाइज करने के। अदरवाइज स्टडी करने से कुछ फ़ायदा नहीं, उसको नोट्स तब तक नहीं बनाओगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो एडिटोरियल पढ़ने के भी देखिए कई पेपर इम्पॉर्टेंट हैं। जनरली लोग द हिंदू पढ़ते हैं और मैं कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़िए, क्योंकि सारे एडिटोरियल पढ़ने नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही आप पढ़ेंगे। एडिटोरियल के लिए आप, जो इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस की बहुत अच्छी ऐप है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। उसमें एक पेज आता है एक्सप्लेन्ड, ये आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट में चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उसको पढ़िए। और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक ट्यूसडे को सी राजा मोहन सर का एक आर्टिकल आता है, वो ज़रूर पढ़ा करिए। इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको ऐसे लिखने में बहुत मदद होगी। यह आ गया एडिटोरियल का पार्ट। अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा क्या सोर्स हो सकते हैं ऐसे लिखने के। ऐसे लिखने के आपके लिए एक राज्यसभा टीवी, मैंने जो आपको प्री के लिए बताया था इसके फर्स्ट पेपर के लिए, वही सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा टीवी में एक प्रोग्राम आता है बिग पिक्चर, वो आप ज़रूर देखिए। उसमें पैनलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस्ड आते हैं जो कि डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक्स पे। आप उनको सुनिए, उन पे नोट्स बनाइए। वो हार्डली 30 मिनट्स का एक डिबेट होती है, वो ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR जो मैंने बताया था प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जैसे चर्चा का विषय, वाद संवाद, देन मैनी अदर्स यू कैन हैव लाइक साइंस मॉनिटर, जो कि आपको मेंस में भी अगर लिखना हो तो उससे आप उठा के लिख सकते हो, राइट। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो वहाँ से और आंसर लिखने में आपकी मदद होगी। बिकॉज यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना होता है 300 वर्ड्स का, टोटल 4 ऐसे लिखने होते हैं आउट ऑफ 6 ऐसे इज गिवन देयर। सो इसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी और तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। इसमें आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले
उसको जो ऐसा नहीं कि आप देखते शुरू कर दो उसको लिखने के लिए, ऐसा नहीं करना है। उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाइए, लास्ट वाले पेज पे या कहीं भी थोड़ी जगह लेके उसको थोड़ा सा बनाइए कैसे लिखना चाहिए ऐसे को, राइट। उसके हाइलाइट्स थोड़ा सा अपने जो माइंड में सेट कीजिए कि कैसे लिखना है। ऐसे को सोचने से मतलब लिखने से पहले थोड़ा सोचो। और अगर आप कुछ अच्छे कोट्स यूज़ कर सकते हो ऐसे में उससे रिलेवेंट तो बहुत अच्छा रहेगा। कंटेंट मैटर्स अ लॉट, राइट। अब इसमें देखिए ऐसे में 3 चीज़ मैटर करती हैं, एक हैंड राइटिंग, एक आपकी स्पीड, एक आपका कंटेंट। अब लोग बोलते हैं प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए रिटर्न की, लिखने की, बहुत सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती हैं। मेरी स्ट्रैटेजी आप बात करेंगे तो मैंने रिटर्न प्रैक्टिस कम की थी, लास्ट टाइम में ही की थी, बिकॉज आई नो मेरी हैंड राइटिंग लेजिबल है, लोग पढ़ लेते हैं एंड स्पीड भी ठीक ठाक है। सो मैंने फोकस किया कंटेंट पे, अपना कंटेंट कैसे मैं अच्छा करूं इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने एडिटोरियल्स ज़्यादा पढ़े, अपना कंटेंट इकट्ठा किया, नोट्स बनाए और लास्ट टाइम में रिटर्न प्रैक्टिस की। जिसकी स्पीड कम है, राइटिंग अच्छी नहीं है, वो थोड़ा लिखने के लिए पहले से प्रैक्टिस करें। नाउ अब बात करें कि सेकंड पार्ट की, जो कि कॉम्प्रीहेंशन आता है, वो सब आप कर लेंगे, इजी पार्ट है। प्रेसी राइटिंग भी आसान पार्ट है, कोई भी कर लेगा, एक बार पढ़ के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है 1/3 में। देन you have this counter argument, that is very much important। आपका यहाँ पे कंटेंट बहुत रोल प्ले करता है, आपकी नॉलेज बहुत रोल प्ले करेगी। उसके फॉर्मेट आप देख सकते हैं, बहुत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के कैसे कंटेंट आपको इसमें प्रेजेंट करना है, राइट, काउंटर आर्गूमेंट में। देन रिपोर्ट राइटिंग, आपको थोड़ा फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे रिपोर्ट लिखनी है, वो आसान है, वो आप कर सकते हैं। देन ग्रामेटिकल पार्ट इसका, जो कि मार्क्स इजीली फेच करता है कम टाइम में, उसको आप आपकी अगर ग्रामर बहुत पुअर है तो आप कोई भी बेसिक किताब उठा के पढ़ सकते हैं। जाने से पहले ज़रूर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के थोड़े से रूल्स पढ़ के जाइए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है एक तरीके से, आपने लिखा तो तुरंत मिल जाएंगे आपको नंबर, जिसमें कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना है। और जैसे प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन पे आते हैं तो ये कम टाइम में पार्ट हो जाता है। सो ओवरऑल मैं आप डिस्कस करता हूँ इस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। सी पेपर बहुत लेंदी होता है, ये लोगों से अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करता है, आपकी क्वालिटी, जो कंटेंट क्वालिटी वो मैटर करती है, आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है। आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए, ठीक। ये डिमांड नहीं करता एग्ज़ाम कि आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो, बट स्टिल आपकी हैंड राइटिंग पढ़ी जा सके ऐसी होनी चाहिए। और इसके बाद आप कंटेंट के लिए, जैसे मैंने आपको ऐसे में बता ही दिया क्या क्या सोर्स आपको रेफ़र करने चाहिए। और आप जैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप टाइम दीजिए ऐसे पे, क्योंकि ऐसे में सोच के आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप जल्दी से ग्रामेटिकल पार्ट शुरू में कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, 10-15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है। प्रेसी राइटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है, कॉम्प्रीहेंशन भी जल्दी हो जाएगा। आपको टाइम लगता है काउंटर आर्ग्यूमेंट में, देन ऐसे में बहुत सिस्टमेटिक सोच समझ के लिखिए। नंबर वहीं कम होते हैं लोगों के, वहीं ज़्यादा होते हैं, वही गेम चेंजर होता है पेपर 2 में। अदरवाइज़ सब बाकी जगह मैनेज कर लेते हैं। हाँ, और जो ऐसे पार्ट है मैं बताना चाहूँगा, ये आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी, क्योंकि आपको मीडियम पहले बताना होता है ड्यूरिंग फिलिंग योर एग्ज़ाम, दिस फॉर्म फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड पेपर 2 इसका पेपर, ये सेकंड पार्ट जो मैं बता रहा हूँ वो इंग्लिश का होता है। सो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट पेपर 2, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। इसमें मेहनत चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए, और ऑफ कोर्स दिस is a challenge, and because I must say challenges are made to be challenged, right? So don't get fear about this challenge, you must take this challenge as a positive manner, और उसको देखिए, समझिए, और शांत मन से इस पेपर को दीजिए। दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा इस एग्ज़ाम को, पेपर 2 को देने के लिए, राइट। क्योंकि मेरिट आपकी पेपर 1 और पेपर 2 मिलके दोनों की बननी है, दोनों नंबर जुड़ेंगे तब आपकी मेरिट बनती है, योर कॉल फॉर फिजिकल।
सर सीएपीएफ की मेडिकल टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है और हमें उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा? Now talking about stage 2, that is physical and medical. इन फिजिकल स्टेज आपका क्या होता है, पहले आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं, जैसे हाइट, वेट, चेस्ट एक्सपेंशन। सो जैसे मिनिमम 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए होती है, उसी प्रोपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए। ओके, एंड देन चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ओके, तो इस फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद इसमें फिजिकल जो इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना पड़ता है। जैसे आपको 800 मीटर रनिंग होती है जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है। उसके बाद 100 मीटर रेस होती है जो कि 16 सेकंड्स में करनी होती है। इसके बाद एक लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप 12 फुट का होता है जो कि आसान होता है, लगभग कर लेते हैं लोग सब। और फिर आता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट बहुत आसान होता है, लोग कर लेते हैं आराम से। सो आई बिलीव दैट बहुत सारे इसमें जो डिफेंस एस्पायरेंट हैं वो तो आराम से कर लेते हैं फिजिकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, पूरे दिन कमरे में बंद रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 महीने पहले थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लीजिए, रनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इट इज़ वेरी मच डूएबल। ओके, सो अगर आप इस पे ये फिज़िकल स्टैंडर्ड्स एंड ये जो फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, हाँ ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, आपको क्वालिफाई करना है बस। सो आपको क्वालिफाई करने के बाद वहीं पे आपको जो मेडिकल इनका हॉस्पिटल पास में होता है उसमें आपका मेडिकल चेकअप होता है। सो चेकअप में आपका बेसिकली फर्स्ट डे आपका ब्लड यूरिन टेस्ट एंड एक्सरे कर लेते हैं। फिर आई चेकअप नेक्स्ट डे हो जाता है, फुल बॉडी चेकअप होता है। सो उसमें भी क्या होता है, कुछ लोगों का जैसे री मेडिकल आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए बाद में, और कुछ लोगों को पीआर भी मिल जाता है। सो इसमें मेडिकल जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से मेडिकल भी हो जाता है। सर यूपीएससी सीएपीएफ के स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करने के बाद हमें पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू को फेस करना होता है जो 150 मार्क्स की टेस्ट होती है। तो इंटरव्यू के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? Now talking about last and final stage, that is interview. You will get a call from UPSC to attend interview at धौलपुर हाउस, जहाँ पे बाकी इंटरव्यू जैसे सिविल सर्विस के होते हैं, आईईएस के होते हैं, वैसे ही सीएपीएफ के भी होते हैं। वही बोर्ड्स होते हैं, इनमें बोर्ड मेंबर 4 होते हैं। ओके, और ये इंटरव्यू बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए होता है, आपकी साइकोलॉजी जज करते हैं। दे आर नॉट चेकिंग योर इंटेलेक्चुअल लेवल। उनने आपका ये इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर चुका है पेपर 1 पेपर 2 में, तो आपको यहाँ पे अच्छे से आपका आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैफ से, जो कि बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एस्पायरेंट्स यहाँ पे जो डिफेंस एस्पायरेंट हैं उनने जो इंटरव्यू दिया एसएसबी में, वो वहाँ पे पीआईक्यू फॉर्म जैसे भरते हैं वैसा ही यहाँ पे डैफ होता है। तो ये डैफ होता है, यहीं से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओपिनियन बेस्ड, जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है या फिर करंट में न्यूज़ में जो चल रहा है उससे ओपिनियन बना के पूछा जाता है। आप इसलिए करंट से अपडेट होने चाहिए, न्यूज़पेपर बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, डेली पढ़िए। और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ओके, एंड इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट अपॉइंट हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या कुछ भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी। जैसे कि आप एसएसबी में देते तो वहाँ पे एसआरटी सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आप लिख के सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। ओके, अब बात करते हैं इस इंटरव्यू की सजेशन, मैं क्या सजेशन देना चाहूँगा। इंटरव्यू में एकदम शांत स्वभाव से रहिए, अच्छा स्माइलिंग फेस रखिए, और लिसनिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब वो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए,
पूरा सुनिए, टेक योर टाइम, फिर आंसर करिए, सोचिए उस पर, फिर बोलिए आंसर। ओके। और इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आंसर आप जब करते हैं तो आंसर प्रिसाइजली, कहानी मत सुनाइए। वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर्स बैठे हैं, वो आपकी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। बी डायरेक्ट इन योर आंसर। ओके। एंड अगर आपको आंसर नहीं आता है तो से डायरेक्टली नो, डोंट ब्लफ। दे डोंट लाइक पीपल हु आर ब्लफिंग। और पता चल जाता है आपके चेहरे से, आपके वे ऑफ आंसरिंग, कि ये कैसे आंसर सही दे रहा है कि नहीं, ये ब्लफ कर रहा है। और वो लोग तो सर तो सब बहुत नॉलेजेबल होते हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कभी वहाँ पे गेस वर्क भी करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेस, आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर कैन आई गेस, बट स्टिल आई वांट टू से, अगर आप गेस भी ना करें तो अच्छा है। से डायरेक्ट नो सर, सॉरी आई डोंट नो। एंड you can also say that sir, but I would like to know about this answer later on after the interview. सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि विदाउट कोचिंग हम सीएपीएफ एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो जॉब करते हैं, उनको टाइम परमिट नहीं करता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, सिलेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। सिलेक्शन आपको अपनी मेहनत से लेना पड़ता है। इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? आपकी बेसिक एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, आराम से समझ आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल में जो हम पढ़ते थे वही एनसीईआरटी है, और इसके अलावा कुछ बेसिक किताबें हैं। और आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर फिर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कुछ एस्पायरेंट्स को फिर भी अगर लगता है कि कोचिंग से कुछ फ़ायदा होता है और वहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है, तो आप एक काम कीजिए, लास्ट टाइम में आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर सीएपीएफ प्रिपरेशन के टाइम पर हमें बैकअप प्लान भी रखना चाहिए या नहीं, और आपका पर्सनल बैकअप प्लान क्या था, ये भी थोड़ा एस्पिरेंट को बताना। जी बिल्कुल, बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं अपनी बताऊं तो बीटेक के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। मैंने वर्धमान कंपनी में काफ़ी टाइम जॉब की। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए फुल टाइम प्रिपेयर करूं। बट उस समय भी मेरे पे मेंटल प्रेशर था, लेकिन मुझे पता था कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं वापस आ सकता हूँ अगर इस प्रिपरेशन में कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके कंसेप्ट्स कुछ हद तक क्लियर हो जाते हैं, गाइडेंस होती है अच्छी। तो उनके लिए अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप बिल्कुल फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और अगर आपको फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और अगर आपको कोई जॉब मिल रही है अच्छी सी, तो आप जॉब पकड़ लीजिए, साथ में आपके बेसिक्स क्लियर करते रहिए, और बाद में आप सोच सकते हैं कि अगर फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है कि नहीं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लान बी ज़रूर लेके चलिए। सर हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका प्रिपरेशन किस तरीके से होना चाहिए, ये भी थोड़ा शॉर्ट में बताना। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी। आपकी अगर जॉब 8 घंटे है तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे डेली देने चाहिए पढ़ाई में। वीकेंड पे आपको कम से कम 8 से 10 घंटे देने चाहिए। आप शुरू कर रहे हैं तो आप वही पहले सिलेबस देखिए और प्रीवियस पेपर देखिए, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए, और बेसिक्स क्लियर कीजिए पहले। इंटरनेट पे बहुत अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है तो आपको अगर छुट्टी मिल सकती है जॉब से कुछ टाइम के लिए, तो आप छुट्टी लीजिए, उसमें मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो क्लियर कर सकते हैं आप ये एग्ज़ाम। और दूसरा, स्टूडेंट्स कुछ होते हैं ऐसे जो ग्रेजुएशन से तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, बट कुछ टाइम बाद किसी किन्हीं वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर में आके जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है।
तो मैं कहूँगा आप करिए जॉब ज्वाइन। आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आपने सब सिलेबस कर चुका है, आपको जस्ट रिवीजन करना है। तो आप वीकेंड में भी पढ़ते हैं, रिवीजन हो रहा है, आप करंट से अपडेटेड रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और लास्ट टाइम में मॉक लगा लीजिए। सर ये इस इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है और उतना इम्पोर्टेंट भी कि यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम साल में एक ही बार होती है, तो इस एग्जाम के लिए हमें साल भर प्रिपरेशन करनी होगी। तो साल भर हम किस तरीके से मोटिवेटेड रहे और आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, ये थोड़ा एस्पिरेंट्स को बताना। देखिए दोस्तों, हर की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, किन्हीं की लाइफ में कम फेलियर्स होते हैं, किन्हीं की लाइफ में ज़्यादा होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे, बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुआ, 15 से ज़्यादा एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए, उनमें फेल रहा, दुख लगता था, लगना भी ठीक है तो इंसान ही। बट हमको यहाँ पे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना, फेलियर्स इज सक्सेस इफ़ यू लर्न फ्रॉम इट। तो अपनी गलतियों से सीखिए। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल की पीक आती है, जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ता है कि यू टर्न लेना है या फिर आगे चलना है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यू मस्ट हैव रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। हायर द रिस्क, हायर विल बी द प्रॉफिट। एक हीरे की भी कीमत तभी होती है जब उसको घिसा जाता है। इसका मतलब आपको घिसना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लक फेवर्स द ब्रेव। लक कोई साथ लेके नहीं आता, लक बनाना पड़ता है मेहनत से। ज़िंदगी को जीने के देखिए दो ही तरीके होते हैं, एक तो जो आपकी पसंद है उसे हासिल कर लो, दूसरा जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कभी डिमोटिवेटेड हैं तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, इससे आपके शरीर में पॉजिटिविज्म आता है। आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने डेली रूटीन में इसका इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे शरीर एनर्जेटिक रहता है। इसके अलावा अगर आपको कभी बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा हो, किसी एग्ज़ाम में फेल होकर डिसहार्टन हो रहे हो, तो आप गीता पढ़िए। गीता आपको, जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे अगर वो आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपना एडवाइज़र वाइजली चूज़ कीजिए। एडवाइज़र का मतलब जिससे आप सलाह मशवरा करते हैं। जैसे आपने महाभारत में तो देखा होगा, पांडव्स का कौन एडवाइज़र थे? श्री कृष्ण। और कौरवों के कौन थे? शकुनी मामा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या नतीजा रहा। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, अपने एडवाइज़र्स को बहुत अच्छे से चुनिए। और आपके जो आसपास फ्रेंड हैं, नॉर्मली 5 एवरेज फ्रेंड जो आपको सराउंड करते हैं, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि हो सकता है पहले अटैम्प्ट में निकल जाए या फिर कई अटैम्प्ट लगें, तो दुखी नहीं होना है। ये ज़िंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहाँ पे पीछे कोई विकेट नहीं है, बॉलर बॉल फेंके जा रहा है, एक बॉल मिस हुई, कोई बात नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट। जो आपकी मिस हो गई, आप अगली बॉल पे फोकस कीजिए। बॉल्स अनलिमिटेड हैं, यहाँ पे विकेट नहीं है। जो बॉल गई, अब अगली बॉल पे 6 मारने की कोशिश कीजिए, ठीक? मेहनत कीजिए। वो कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इस साल मैंने अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखा है, अगले साल मैं चाहता हूँ उस मेरिट लिस्ट में नाम आपका भी हो। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूँ आप आके यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें। विद दिस पॉजिटिव नोट, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर होता है ये वीडियो खत्म। अगर आपको सीएपीएफ एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा या फिर आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करते समय आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अपकमिंग 24 आवर्स में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए विनय सर ने बहुत मेहनत की है, तो उनके लिए थैंक यू भी कह देना, क्योंकि उनके बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और दोस्तों अगर आपको विनय सर के गाइडेंस का थोड़ा भी फायदा हुआ होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि सर को भी अच्छा लगे।
तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।